नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द KVI यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर। तो जो कोई भी लोन दिए जाते हैं KVI सेक्टर में वो सभी भी एलिजिबल होंगे अंडर द सब टारगेट ऑफ 7.5% जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए। तो ये क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए सब टारगेट है, यानी कि MSME का तो टारगेट है, उसके अंडर फर्दर क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए टारगेट है। तो जो कोई भी लोन दिए जाते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर्स को वो एलिजिबल रहेंगे फॉर द क्लासिफिकेशन अंडर द सब टारगेट ऑफ 7.5% प्रिस्क्राइब फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट इट इज अदर फाइनेंसेस टू MSMEs। इसी तरह से अगर कुछ जो दूसरी एंटिटीज हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर को, यानी कि जिसका कोई पर्टिकुलरली सेंटर नहीं है, इस तरह का जो सेक्टर को सप्लाई देकर, यानी कि इनपुट के लिए जो सामान चाहिए उनका सप्लाई दे रहा है, या फर्दर जो आउटपुट है उनकी मार्केटिंग के लिए आर्टिजन्स की, विलेजेस की, ठीक है, उनको हेल्प कर रही है विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री की। तो इस तरह की एंटिटीज को जो लोन दिए जाते हैं वो भी एलिजिबल हैं फॉर क्लासिफिकेशन अंडर MSME। इसी तरह से जो लोन दिए जाते हैं कोऑपरेटिव्स को, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं एंड उन्होंने कोऑपरेटिव बना रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, ठीक है, यानी कि जो आर्टिजन्स हैं, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो कोऑपरेटिव्स भी हैं प्रोड्यूसर्स की, उनको भी अगर कोई लोन दिया जाता है उनको भी क्लासीफाई किया जाएगा MSME के अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में। इसी तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को अगर बैंक लोन सैंक्शन करते हैं ऑन लैंडिंग पर्पज से, यानी कि फर्दर उन्होंने MSME सेक्टर को लोन देना है, उसके लिए जो फाइनेंस दिया गया है MFI को जो लोन दिया जाएगा दैट कैन बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड। इसी तरह से जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है जो GCC के अंडर दिया गया है, यानी कि जनरल क्रेडिट कार्ड के अंडर, या फिर आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के अंडर, या फिर लघु उद्यमी कार्ड के अंदर, या फिर स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम है। तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे GCC स्कीम है, या फिर SCC स्कीम है, यानी कि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड है, या फिर वीवर्स कार्ड है, जिससे बेसिकली जो नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो क्रेडिट नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, उनको पूरा किया जा रहा है। तो उनमें जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैंक्शन अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, इनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा वो भी MSME के अंडर क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। फर्दर जो ओवरड्राफ्ट एक्सटेंड किया गया था, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई थी ना जब जनधन योजना खाते खोले गए थे, तो वहां पर जिन इंडिविजुअल्स की हाउस होल्ड एनुअल इनकम जो थी वो 1 लाख से ज्यादा नहीं थी रूरल एरियाज में, एंड नॉन रूरल एरियाज में जिन हाउस होल्ड की जो इनकम थी वो 1,60,000 से ज्यादा नहीं थी, उनको ये स्कीम दी जा सकती थी, यानी कि 5,000 तक का उन्हें जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उनको ओवरड्राफ्ट स्कीम दी गई थी, वो भी MSME के अंडर एलिजिबल थी फॉर लैंडिंग टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो सब टारगेट था उसके लिए ये लिमिट एलिजिबल थी। इसी तरह से अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है सिडबी के पास या फिर मुद्रा के पास, मुद्रा लिमिटेड के पास, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर के शॉर्टफॉल में गिना जाएगा। यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर में अगर कोई शॉर्टफॉल रहता है, यानी कि टारगेट पूरा करना था 100 करोड़ का, आपका टारगेट हुआ है 95 करोड़ का, अगर आपके 5-10 करोड़ आपका सिडबी के पास या फिर मुद्रा के पास पड़ा है तो वो भी यहाँ पर कंसीडर हो सकता है फॉर द शॉर्टफॉल। एंड फर्दर इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो MSMEs हैं वो स्मॉल मीडियम यूनिट्स ही ना बने रहें, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर का स्टेटस का बेनिफिट उठाने के लिए, यानी कि उस स्टेटस में एलिजिबल रहने के लिए ये ना हो कि वो सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स बने। तो यहाँ पर जो MSME यूनिट हैं अगर वो MSME की कैटेगरी में से निकल भी जाते हैं, लाइकवाइज अगर हमने इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से देखा तो अगर मीडियम एंटरप्राइजेज की यहाँ पर जो कैटेगरी थी उससे अगर यूनिट निकल भी जाता है तो भी अगले 3 साल तक उसे प्रायोरिटी सेक्टर में ही कंसीडर किया जाएगा।